पुनः आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में हम क्रिस्टोलर का जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत है, उसकी चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा इसकी डिमांड भी की गई थी और प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्रिस्टोलर का जो प्रिंसिपल है बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो नगरीय बस्तियों का जो पदानुक्रम है उसको समझने में और नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम के साथ साथ उसके जो प्रक्रियात्मक या फंक्शनल जो रिलेशंस होते हैं उनको समझने में ये क्रिस्टोलर का जो केंद्रीय सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्टोलर ने जो ये सिद्धांत दिया, बेसिकली इन्होंने ये सिद्धांत जो जर्मनी के जो शहरी जो अधिवास थे उनके संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व में इन्होंने अपने विचार दिए। अगर हम इसके कुछ उनके परिचय की बात करें, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। जो क्रिस्टोलर थे, वॉल्टर क्रिस्टोलर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने जो अपना सिद्धांत जो दिया वो 1933 में सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी जो बुक थी उसके अंदर इन्होंने दिए। और इसके बाद 1938 के अंदर जो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें अपना रिसर्च पेपर भी इन्होंने जो सेंट्रल प्लेस जो थ्योरी है उसके संदर्भ में रखा। और जैसे मैंने बताया कि बेसिकली जो जर्मनी के जो शहरी अधिवास थे उनका ध्यान रखा, साथ ही जो ग्रामीण और जो नगरीय जो बस्तियों का जो वितरण होता है उनको भी इन्होंने अपने जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है उसमें समझाने की कोशिश की। और इन्होंने कहा कि जो भी जो केंद्रीय स्थल होता है, तो केंद्रीय स्थल की जब हम बात करते हैं तो एक तरह से केंद्रीय स्थल वह स्थान होता है जो एक सर्विस सेंटर के रूप में काम करता है, जो अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है या अधिवासित जो क्षेत्र होता है उसको कुछ प्रकार्य जो हैं इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इसका जो एग्जिस्टेंस है इस बात पे डिपेंडेंट करता है कि जो भूमि का जो निश्चित क्षेत्रफल जिसके ऊपर इसकी जो फंक्शनल जो प्रकार्यात्मक संबंध निर्भर करते हैं और वह अपने चारों तरफ जो क्षेत्र हैं उनको किस तरह की जो सेवाएं वो प्रदान करता है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम पदानुक्रम की बात करते हैं तो कोई भी जो सर्विस सेंटर जो होता है जो जितनी ज़्यादा सेवाएं प्रदान करेगा, जितने ज़्यादा महत्व की सेवाएं प्रदान करेगा, जिन सेवाओं में जितना ज़्यादा विशिष्टीकरण होगा, वो जो केंद्र होगा, जो सर्विस सेंटर होगा वो पदानुक्रम के अंदर सबसे ऊपर होगा। लेकिन जो सामान्य जो सेवाएं जो हैं एक तरह से सर्वत्र उपलब्ध होती हैं, जो सामान्य सेवाएं जो सर्विस सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो उतने ही निम्नतम स्तर पर रहेंगे। और जो प्रभाव क्षेत्र की बात भी इस क्रिस्टोलर के सिद्धांत में की जाएगी, तो जो बड़ा जो सेंटर जो होता है पदानुक्रम में सबसे बड़ा जो सेंटर जो होता है, जो छोटे पदानुक्रम के अंदर जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो सर्विस तो वो प्रोवाइड करवाता ही है, साथ ही ऐसी स्पेसिफिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाता है जो कि जो निम्न पदानुक्रमीय जो स्थिति जो क्षेत्र रखते हैं, ये जो बस्तियां रखती हैं उनको जो है वो उपलब्ध करवाता है। इसलिए इसकी जो प्रभाव जो क्षेत्र होता है बड़ा व्यापक होता है। बड़े क्षेत्र पे यानी जो पदानुक्रम में जो सीट्स पे होता है उसका प्रभाव क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर चाहे वो पूर्वा हो चाहे वो गांव हो तो वो कम क्षेत्र की जो जनसंख्या है, जो आदिवासित जो क्षेत्र है उसको सेवाएं प्रदान करता है, सामान्य प्रकृति की सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका क्षेत्रफल और उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी छोटा होता है। केंद्रीय स्थान वह स्थान होता है जो समीपवर्ती क्षेत्रों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है और समीपवर्ती जो उत्पादक में इनका वितरण जो होता है वो षटकोणीय प्रकार का होता है, जैसा कि क्रिस्टोलर ने बताया। इसकी चर्चा हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तब करेंगे। ये सामान्य बातें थी। क्रिस्टोलर की जो संकल्पना है बेसिकली जो वॉन थेरेन का जो सिद्धांत था समरूपता का उसके ऊपर डिपेंडेंट था। और एक तरह से ये भी क्रिस्टोलर के सिद्धांत को इसीलिए हम केंद्रीय स्थान सिद्धांत कहते हैं। अब जो परिचय के बाद हम बात करें क्रिस्टोलर के संदर्भ में, तो क्रिस्टोलर का जो अध्ययन था, जैसे मैंने कहा कि जर्मनी, दक्षिण जर्मनी के जो शहरी अधिवास थे, बस्तियाँ थी, उसके ऊपर था। और इसने जो सेवाएं हैं
जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कराता है, जो एक केंद्रीय जो बस्ती हो या कोई भी जो बस्ती होती है, वो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध कराता है, जिनमें हम प्रशासनिक सेवाएं, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, समाज सेवा, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के संगठन से जुड़ी हुई सेवाएं, व्यापार, वित्त सेवा, जो है उद्योग, श्रम बाजार का संगठन, ट्रैफिक आदि जो सेवाएं हैं, इनको केंद्रीय सेवाओं के रूप में क्रिस्टोलर ने माना। और इन सेवाओं को उन्होंने उनकी जो स्थिति है, विशिष्टता के आधार पर जो विभिन्न जो बस्तियां जो पदानुक्रम में इन सेवाओं को प्रोवाइड कराती हैं, उसके आधार पर इन्होंने 3 वर्गों में, निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग में विभाजित भी किया क्रिस्टोलर ने। और जिस तरह से वॉन थुनेन का सिद्धांत कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड था, तो क्रिस्टोलर ने भी अपने सिद्धांत के लिए कुछ मान्यताओं का, कुछ आइडियल कंडीशंस का सहारा लिया। उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई पेपर या कोई भी जो विद्वान के द्वारा कोई अनुसंधान किया जाता है, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत वो कार्य किए जाते हैं। तो इन्होंने, क्रिस्टोलर ने ये कहा कि जो इसकी आदर्श दशाओं की बात करें कि जहाँ पर ये सिद्धांत को लागू किया गया, वो क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ समान धरातल या समरूप क्षेत्र होगा। प्रदेश एक समतल मैदान है जिसमें धरातलीय मिट्टी की उत्पादकता इत्यादि में जो है समानताओं की जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। और वहाँ भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं के अंदर भी जो है समरूपता देखने को मिलती है, ऐसा जो है क्रिस्टोलर ने माना। ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो समान है, ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान है, इस कारण से उनकी जो क्रय शक्ति जो है, उसकी जो शक्ति की आवश्यकता जो है, पावर की जो सततता है, समान रूप से जो पूरा जो प्रदेश है उसमें वितरित मिलती है। जनसंख्या का त्रिभुजाकार वितरण की बात इन्होंने अपनी मान्यताओं में की, अपने आदर्श दशाओं में। त्रिभुजाकार वितरण इसलिए आवश्यक होता है, जो क्रिस्टोलर ने माना, कि जिससे सभी स्थानों पर जो जनसंख्या है वहाँ तक सेवाएं पहुँच सके, क्योंकि जो वृत्ताकार जो होता है उसमें जो केंद्रीय जो भी सेवाएं होती हैं वो नहीं पहुँच पाती है, सर्व नहीं हो पाती है, इसलिए त्रिभुजाकार की बात इन्होंने की। प्रत्येक कार्य के लिए बाजार सीमा की बात इन्होंने रखी, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य की बाजार सीमा जो होती है वो निर्धारित है। वस्तुओं या सेवाओं की उपभोक्ता जो है वो तार्किक ढंग से दूरी को न्यूनतम करने के सिद्धांत पे, यानी ये एक इकोनॉमिक मैन से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट है। और वस्तुओं सेवाओं को जो उपभोग व्यक्ति करता है तो वो अपने व्यय को न्यूनतम करना चाहता है, तो जितना नज़दीक से वो सेवाओं को प्राप्त कर सकता है तो उन चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। एक तरह से वो तार्किक निर्णय लेता है सेवाओं को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से। तो एक तरह के वो एक लॉजिकल कंज्यूमर के रूप में काम करता है। और किसी भी कार्य के लिए एक न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता होती है। क्रिस्टोलर ने माना कि चाहे कोई भी किसी भी सेवा या उत्पादन या जनसंख्या की आवश्यकता जो है, व्यापार को चलाने के लिए एक न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता जो होती है, वो निम्न स्तरीय कार्य के लिए कम जनसंख्या, और जो उच्च स्तरीय जो कार्य होते हैं उनके लिए जो है जनसंख्या अधिक है, उसकी आवश्यकता होती है। और जनसंख्या का जो वितरण है, वो स्थानिक जो वितरण है वो हमें देखने को मिलता है। इस मान्यता के अनुसार जो क्रिस्टोलर ने माना कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति निकटतम क्षेत्र से ही वस्तु खरीदना चाहेगा, यानी वो जो तार्किक उपभोक्ता की जो कॉन्सेप्ट है उसी से जुड़ा हुई बात है, और अपने निकटतम क्षेत्र से वस्तुएं खरीदेगा, अन्य क्षेत्र से नहीं, क्योंकि अन्य क्षेत्र से अगर वो खरीदेगा तो हो सकता है उसकी लागत जो है, उसकी जो क्रय क्षमता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव उसका पड़े। इसलिए ये उनका ये मानना है कि वो अपने जो बहुउद्देशीय आवागमन है उसको नकार देता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुउद्देशीय आगमन से उसकी क्रय शक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इन चीज़ों की बात जो है वॉन थुनेन ने की। और जैसा कि मैंने कहा कि जब केंद्रीय सेवाओं की बात करता है तो जो सेवाएं जो जितनी विस्तृत और विशिष्ट होती हैं, वो पदानुक्रम की दृष्टि से वो जो बस्ती होगी वो शीर्ष स्तर पे होगी, ऐसा जो है क्रिस्टोलर ने कहा। ये हमें देखने को भी मिलता है व्यवहारिक धरातल पे जब हम देखते हैं। अब जो हम क्रिस्टोलर ने जो सिद्धांत दिया, जो संरचनात्मक दृष्टि से जो नगरीय जो शहरी जो बस्तियों का जो पदानुक्रम उन्होंने सुनिश्चित किया, उसके अंदर उन्होंने वृत्ताकार नहीं माना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो वृत्ताकार जो ज्यामितीय जो स्थिति होती है उसके अंदर जो सेवाएं जो सर्विस सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो पूरे क्षेत्र के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए
जो क्रिस्टोलर ने वृत्ताकार के स्थान पर जो हेक्सागोनल जो आकृति होती है उसको स्वीकार किया और इन्होंने साफ कहा कि प्रदेश को जो सेवाएं हैं वृत्ताकार रूप से अगर हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे को जब स्पर्श करते हैं तो उनके अंदर जो है अनसर्व्ड एरिया रह जाता है। असेवित क्षेत्र यानी उस पर्टिकुलर जो असेवित क्षेत्र होता है वहाँ पर लोगों को सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। अब यहाँ इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये वृत्ताकार है और इस वृत्ताकार रूप में जो ये बीच में डॉट से हम जो सर्विस सेंटर्स हैं उनकी हमने बात की। तो इन सर्विस सेंटर्स के जो बीच में जो गैप हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों के बीच में यहाँ ये जो गैप्स हैं यहाँ पर जो है सेवाएं नहीं पहुंच पाती, इसलिए जो वृत्ताकार रूप से जो है ऐसे भी जो क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो वृत्ताकार जो क्षेत्र होता है एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करे, यानी जो सर्विस सेंटर है वो एक दूसरे को एक जो सर्विसेज हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा की अतिक्रमण की जो स्थिति है हमें देखने को मिलती है। यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि ये जो डार्क जो है ये एक अतिक्रमण को दिखा रहा है और जहाँ अतिक्रमण क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो होती है वहाँ सर्विसेज को प्राप्त करने में बड़ी समस्याएं होती हैं। इसीलिए जो क्रिस्टोलर ने वृत्ताकार से हटकर सेवाओं को प्रदान करने और उनका जो पदानुक्रम स्थिति को दिखाने के लिए और प्रक्रियात्मक संबंधों को स्थापित करने के लिए जो षटकोणीय जो आकृति है उसको बेहतर माना और षटकोणीय जो स्थिति होती है वहाँ पर जो भी सर्विस सेंटर होता है विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं जो है पहुंचा पाता है और वहाँ न तो वो ऐसे भी क्षेत्र की स्थिति बचती है और ना ही जो है प्रतिस्पर्धा की स्थिति बचती है। इस तरह की जो चीज़ है जब जो ये अतिक्रमण की स्थितियाँ बताई थी उसी को दूर करने के लिए इस तरह से हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर ये जो है चीज़ों को यहाँ जो है क्रिस्टोलर ने स्पष्ट किया और ये जो भी ऐसे भी तो और जो ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम्स थी इस हेक्सागोनल जो आकृति थी उसके द्वारा दूर हो गई, जैसा कि क्रिस्टोलर ने स्पष्ट किया। अब बात आती है कि जो सेवा जो केंद्र होते हैं, जो सर्विस जो सेंटर्स होते हैं, जो सेंटर प्लेस जो होते हैं, उनका जो पदानुक्रम जब हम तय करते हैं तो उसका आधार क्या रहेगा। तो मैंने पहले भी बताया कि जो सर्विस सेंटर जितनी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जितने ज़्यादा महत्व की सेवाएं वो प्रदान कराएगा, जितने स्पेसिफिक सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कराएगा, उसका प्रभाव क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा, तो पदानुक्रमिक दृष्टि से उसकी जो स्थिति है वो उतनी ही ऊंची होगी। ये जो है पदानुक्रम के अंदर हमें देखने को मिलती है। और क्रिस्टोलर ने व्यापारिक केंद्रों का पदानुक्रम जो षटकोणीय बताया उसको एक्सप्लेन किया कि मानव बस्तियों के आकार, कार्यों तथा उनकी पारस्परिक दूरियों के आधार पर उनका जो पारस्परिक जो संबंध होता है उसके आधार पर ही पदानुक्रम जो है यानी कार्यों और उनके फंक्शनल जो रिलेशंस होता है वो बस्तियों के पदानुक्रम को तय करते हैं। अब ये पदानुक्रम जो है कई सोपानों में हमें देखने को मिलता है, जैसा क्रिस्टोलर ने एक्सप्लेन किया। सबसे ऊपरी जो सोपान होता है उसमें सबसे बड़ा जो महानगर जो होता है, वृद्ध महानगर जो होता है उसका होता है वो बहुत सारी सर्विसेज, स्पेसिफिक सर्विसेज, अधिक महत्व की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और वह अपने आश्रित कई जो महानगर, बृहद नगर के नीचे जो महानगर होते हैं उनको भी सेवाएं प्रदान करता है। प्रत्येक महानगर जो है वो कई नगरों को सेवाएं प्रदान करता है, कई नगर जो होता है वो कस्बों को देखता है और कई कस्बे गाँव को और गाँव जो है पूर्वों का। तो अब यहाँ हम देखें तो स्ट्रक्चरल उसमें देखें तो सबसे छोटी जो इकाई है हमने पूर्वा को लिया, पूर्वा से हम गाँव की तरफ गए और गाँव से हम कस्बे पे, कस्बे से बड़ा नगर और नगर से महानगर पे गए और महानगर से बृहद नगर जो है। इस तरह से ये जो पदानुक्रम जो स्थितियाँ हैं वो कार्यों और संबंधों के आधार पर जो है क्रिस्टोलर ने स्पष्ट की, जिसको हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब जो है इसी चीज़ों को किसी क्षेत्र की जो बस्तियाँ होती हैं उनके द्वारा जो सेवाएं जो प्रदान की जाती है उसको बंटवारा करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो ज्यामितीय जो स्थिति है वो षटकोणीय है, जैसा हमने बताया भी। और जो षटकोणीय जो केंद्र होते हैं उनको हम नोडल पॉइंट या मार्ग संगम जो है उसके नाम से जानते हैं। और ये जो नोडल पॉइंट्स जो होते हैं ये विभिन्न बिंदुओं के पारस्परिक संबंधों से एक जो नियमित त्रिभुजाकार जालक जो होता है उसका निर्माण करता है। जब हम हेक्सागोनल शेप देते हैं तो इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं वो की आकृतियाँ उभर के सामने आती हैं।
ये बात जो है क्रिस्टोलर ने अपने अध्ययन में कही। अब यहाँ हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ये पदानुक्रम जो कार्यों के आधार पे और जो हमें देखने को मिला, तो इन चीज़ों को अगर हम रखें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये जो है आकृति हमने देखी, यहाँ हम देखिए कि जो ये सेंटर है रेड, उससे ये वृहद महानगर कह लीजिए या सिटी कह लीजिए, जिसको हम यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो है अपने जो छोटे, उससे जो छोटे जो टाउन्स हैं जिनको हमने महानगर कहा था, तो ये जो येलो कलर के अंदर जो हैं ये छोटे टाउन्स हैं जिनको ये सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही ये जो टाउन्स हैं अपने मार्केट जो टाउन्स हैं छोटे, जो इन सबके क्षेत्रों के अंदर विस्तृत हैं, और उससे जो छोटी पदानुक्रमिक इकाई है विलेज है, जो कि हर जगह आपको वितरित देखने को मिलती है। और ये जितने भी आप इनको देखेंगे तो वृहद रूप से अगर हम देखें तो जो टाउन को आप ले लीजिए, तो टाउन जो है वो भी हेक्सागोनल उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगा। जो मार्केट टाउन है आप ये भी अपना एक हेक्सागोनल उसमें लेगा। जो विलेज है वो भी अपने आप को एक हेक्सागोनल शेप के अंदर स्मॉलर उसमें हम देखेंगे तो सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से इन्होंने एक पदानुक्रम जो स्थिति है क्रिस्टोलर के द्वारा रखी गई। अब यहाँ इन्होंने कुछ चीज़ें स्पष्ट भी की हैं कि इन्होंने जो मात्रात्मक जो विधियाँ हैं उनका भी इन जो पदानुक्रमों को सुनिश्चित करने में योगदान लिया। और पदानुक्रम का जो आधार है उसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, दूरी को इन्होंने आधार माना और उसको इन्होंने इस मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर समझाने की कोशिश भी की है कि जो पूर्वा होता है या जो दो छोटी इकाइयाँ होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बात करें तो वो 7 किलोमीटर होती है, और जो जनसंख्या होती है वहाँ पर कम होगी 800 है। और उसके द्वारा जो सेवित जो क्षेत्र है उसका द्वारा तो जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो करवाई जा रही है वो लगभग 45 जो वर्ग किलोमीटर होता है उसको। और जो केंद्र जो होते हैं, तो जितने भी जो छोटे केंद्र होते हैं उनके जो नंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने कहा टाउन्स की संख्या ज़्यादा होगी, पूर्वा की संख्या ज़्यादा होगी, और जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो संख्या कम होती जाती है। जैसे जो राजधानी नगर या वृहद महानगर जो होता है किसी प्रदेश के अंदर एक ही होता है, तो इनकी संख्या जो होती है इस ग्राफ, इस चार्ट में हम उसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इनकी जो दूरी है वो जो ये पदानुक्रमिक रूप से हम देखते हैं अधिवासों की, तो वो जो दूरी है वो उसके पूर्व के जो दो छोटे क्षेत्रों की दूरी को बड़े क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, तो √3 के रेशियो के अंदर वो दूरी जो है वो इंक्रीज़ होती है। 7 √3 करेंगे तो 12 किलोमीटर आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्वा, गांव, कस्बा, नगर, यानी जो राजधानी जो नगर होता है वो छोटे जो केंद्र होते हैं वो अधिक दूरी पे होता है। लेकिन उसका जो प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो आप ये देखिए सेवा जो क्षेत्र है वो उसका जो है बहुत बड़ा है, 32,400, और ये भी लगभग 3 गुने जो है उसकी जो सेवाएं हैं उसका जो सेवा क्षेत्र है वो बढ़ता है। पूर्वा होता है उसका सबसे कम होगा, गांव का अधिक होगा, कस्बे का और अधिक होगा, यानी कि हर मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होता है उसका क्षेत्रफल, और जो राजधानी नगर उसका सर्वाधिक होगा। और अगर केंद्रों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो जो राजधानी जो नगर होता है वो 1 होता है, और महानगर जो होते हैं वो 2 या उससे अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है 3 के मल्टीप्लिकेशन में जो छोटे जो केंद्र हैं उनकी जो संख्या में जो वृद्धि है वो बढ़ती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि किस तरह से जो केंद्रीय जो स्थान है जो पदानुक्रमिक जो है, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों ही जो बस्तियां हैं उनके पदानुक्रम को एक्सप्लेन किया था। पूर्वा, देन गाँव, कस्बा, नगर, बड़ा नगर, महानगर, राजधानी, किस तरह से उनकी जो दूरी है, उनकी जो जनसंख्या जो इंक्रीज़ हो रही है, जो उसका जो सेवित क्षेत्र है, जो प्रभाव क्षेत्र है वो किस तरह से बढ़ता है, और केंद्रों की जो संख्या है उसको इन्होंने इस चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन की। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो चार्ट से हमने बात भी की, ग्रामीण अधिवासों के जो केंद्र होते हैं 2 सेवा केंद्रों के बीच में दूरी जो है 7 किलोमीटर, और उनके द्वारा जो सेवित जो क्षेत्र होता है जो है 7 किलोमीटर सेवाएं प्रदान करता है। और ये षटकोणीय बाजार का जो क्षेत्रफल होगा, जो प्रभाव जो क्षेत्रफल होगा 45 किलोमीटर होगा। और ये केंद्र निम्न स्तर से कार्य करेगा, या निम्न स्तरीय जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा, जो सामान्य रूप से उपलब्ध होती हैं वो सेवाएं। रजिस्ट्रार का दफ्तर हो सकता है, पुलिस स्टेशन, डॉक्टर, दंत चिकित्सक। लेकिन ये जो डॉक्टर्स और दंत चिकित्सक है इसमें स्पेशलाइजेशन जो होगा वो बड़े केंद्रों की तरफ हम देखने को पड़ेगा। पशु चिकित्सालय, एक छोटा होटल, बैंक,
जो मरम्मत के जो कार्य हैं, डाकघर या टेलीफोन जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको हम यह ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे केंद्रों के बीच की दूरी बढ़ती है, उनका जो सेवा क्षेत्र जो है वो भी बढ़ता जाता है, जो इस चार्ट में बिल्कुल इसका एक्सप्लेन भी हो रहा है। और गांव में निम्न स्तरीय प्रशासकीय केंद्र होंगे, आमतौर पर 3 बाजार केंद्रों तक उनकी पहुंच या सेवा की जो है वो रहता है। कस्बा जो होता है 19 शताब्दी में प्रशासकीय केंद्र के रूप में विकसित हुए, और जो नगर होता है इनका आर्थिक दृष्टि से जो महत्व वो अधिक होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इम्पोर्टेंस और उनके अंदर जो स्पेशलाइजेशन की जो स्थितियां हैं, बड़े जो नगर जो होते हैं वहाँ हमें अधिक देखने को मिलती है। अब इन्होंने ये पदानुक्रम जो स्पष्ट किया, जो पदानुक्रम दिया, उसके अलावा इन्होंने जो क्रिस्टोलर ने एक जो प्रकार्यात्मक जो संबंध है उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इनके द्वारा जो प्रकार्यात्मक जो संबंध है, जो कि बाजार, परिवहन और यातायात के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसीलिए जो क्रिस्टोलर जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने साफ कहा कि जो के पदानुक्रम की बात इन्होंने की, केंद्रीय स्थान के एक पदानुक्रम की तुलना में जो दूसरा जो पदानुक्रम की जो रिलेटिव जो स्थिति होती है, सापेक्षिक जो अवस्थिति होती है, उसके आपसी संबंध को ही इन्होंने एक के पदानुक्रम के अंदर एक्सप्लेन किया। एक सेवा केंद्र कितनी बस्तियों को सेवाएं प्रदान करता है, उसी को हम के पदानुक्रम कहते हैं। और के जो होता है वो एक टोटल जो संपूर्ण बस्तियों का जो पदानुक्रम होता है उसको दिखाता है। और के पदानुक्रम के अनुसार ही हम बस्तियों का प्रक्रियात्मक जो सोपान है, प्रक्रियात्मक जो संबंध है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो तीनों कारक हैं, जो तीन जो प्रक्रियात्मक जो चीज़ें हैं जिनको इन्होंने क्रिस्टोलर ने एक्सप्लेन किया, उसमें बाजार, परिवहन और प्रशासन और इनकी जो सापेक्षिक स्थितियां हैं और इनका जो प्रक्रियात्मक संबंध है, इसको मात्रात्मक पक्ष को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर हम प्रथम उसकी बात करें पदानुक्रम को, जिसको कि हम K3 पदानुक्रम कहते हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मार्केटिंग K3 जो है वो मार्केटिंग को दिखाता है, K4 ट्रांसपोर्टेशन को और K7 जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। ये आप विभिन्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है पदानुक्रम के संदर्भ में। ऑब्जेक्टिव सवालों में K3 कौन से पदानुक्रम के लिए या प्रिंसिपल जो है उसको शो करें, आप याद कर लीजिए। K3 मार्केटिंग, K4 ट्रांसपोर्टेशन, K7 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। अब यहाँ हम इनको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जैसे जब हम K3 की बात करते हैं तो ये जो बाजार नियम का जो K3 पदानुक्रम है उसको स्पष्ट करता है। जो K3 जो पदानुक्रम है केवल 2 गांवों को के जो संबंध होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। और यहाँ इस नियम के अनुसार जो है कि जो बाजार नियम जो है उसके अनुसार एक उच्चतर पदानुक्रम का केंद्रीय स्थान जो होता है अपने से छोटे ठीक 6 केंद्रीय स्थानों से वो घिरा हुआ होता है। यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि ये जो छोटा स्थान है वो 6 जो है जो हेक्सागोनल जो कॉर्नर्स होते हैं उससे घिरा हुआ रहता है, और जिसकी स्थिति षटकोणीय प्रभाव क्षेत्र के शीर्ष केंद्र पर होती है। और इस दिशा में एक निम्नतर केंद्रीय स्थान का विस्तार जो होता है अपने से 3 बड़े जो केंद्रीय स्थान के प्रभाव क्षेत्र में एक समान रूप से विस्तृत होता है। आप यहाँ देखिए कि ये जो है जो केंद्रीय स्थान है हेक्सागोनल 6 उससे घिरा हुआ है, लेकिन जो अपने समीपवर्ती उसकी जो केंद्रीय स्थानों की हम बात करें तो ये जो हेक्सागोनल कॉर्नर्स पे जो केंद्रीय स्थान जो होते हैं वो समान रूप से 3 बड़े केंद्रीय स्थानों के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। और इसी के लिए इनको K3 के रूप में इन्होंने एक्सप्लेन किया। या अन्य शब्दों में हम कहें कि अपने से 3 बड़े सेवा केंद्रों से एक समान रूप से सेवा हासिल करता है। परिणाम स्वरूप एक उच्च स्तरीय केंद्र स्थान न केवल अपने केंद्र पर निवास करने वाले सभी जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है, बल्कि अपने से तुरंत छोटे 6 सेवा केंद्र जिनसे वो घिरा हुआ है उनकी 1/3 आबादी जो होती है उसको भी सेवा प्रदान करता है। इसका कुल सेवा मूल्य जो होगा वो K3 होगा, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया कि K, और क्योंकि 1/3 क्षेत्र से सेवाएं वो करेगा तो इसको हमने जो 3 बड़े जो सेवा केंद्र है उसके रूप में लिया। 1 3 + 1 3 + 1 3 6 टाइम्स, इनकी वैल्यू 2 हो जाती है। 2 + 1 = 3। तो ये जो बाजार मूल्य है, यानी पदानुक्रम में केवल जो 2 गांव का ही संबंध होता है, लेकिन
वो जो है उसके ऊपर जो 6 केंद्रीय जो केंद्र है उनकी 1/3 आबादी को ही सेवा जो है वो प्रदान करता है। तो K3 जो वैल्यू होती है, जो पदानुक्रम होता है, वो बाजार नियम को शो करता है। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। अब दूसरी जो क्रिस्टोलर ने यातायात नियम को K4 पदानुक्रम के रूप में समझाने की कोशिश की और इन्होंने साफ कहा कि बाजार नियम के जो बाद जब हम यातायात के मूल्य को जो बढ़ा देते हैं उसको हम 4 कर देते हैं, क्योंकि यातायात नियम में 2 बड़े पदानुक्रम के केंद्रीय स्थान के मध्य तत्काल छोटे केंद्रीय स्थान की अवस्थिति दोनों को मिलाने वाली सड़क या रेखा लाइन के ठीक बीच में होती है। आप ये देखिए कि ये जो केंद्रीय स्थान है और इनके जो बीच की जो स्थिति है वो परिवहन के जो ठीक बीच स्थिति यहाँ रखता है, जिसके आधार पे इसकी जो वैल्यू है वो आधी हो जाती है दोनों के बीच में। और इस तरह से जो इसका मूल्य जो आता है वो 6/2 + 1 = 4, यानी यातायात नियम के अंदर जो अगर यहाँ हम देखें बाजार नियम में 1:3:9 इस तरह से जो है उसका जो विस्तार पदानुक्रम हमें देखने को मिलता है, जबकि यातायात में 1:4:16 यानी 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो वो हमें जो यातायात नियम के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि केंद्रीय स्थान जो है अपने ठीक मध्य के जो तत्काल जो छोटे केंद्रीय स्थान की अवस्थिति दोनों को मिलाने वाली सड़क या रेल लाइन के बीच होती है। इस स्थिति में सभी छोटे केंद्रीय स्थान षटकोण के 2 शीर्ष के मध्य में होते हैं। इसी के कारण एक छोटे केंद्रीय स्थान का प्रभाव क्षेत्र 2 बड़े केंद्रीय स्थान के प्रभाव क्षेत्र में 1/2 भाग में बट जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये परिवहन जो उसके जाल के कारण 1/2 भाग में बट गया, इसलिए इसका जो K की जो वैल्यू है वो 4 के इक्विवेलेंट होती है और जो मूल्य श्रेणी होगी 1:4:16:64 होगी। तृतीय की बात करें तो क्रिस्टल का जो प्रशासनिक नियम है उसको हम K7 पदानुक्रम के रूप में मानते हैं। और यहाँ जो केंद्रीय स्थान होता है जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने ऊपर के जो 6 जो षटकोणीय जो कॉर्नर पे जो होते हैं, जो 6 स्थान होते हैं, स्वयं खुद जो है सेवाएं प्रदान करता है। तो K7 पदानुक्रम में 6 सेवा केंद्रों का पदानुक्रम होता है, इसे पूर्ण पदानुक्रम भी कहा जाता है। और ये जो प्रशासनिक सीमा, इस जो प्रशासनिक जो पदानुक्रम की बात करते हैं, इसकी सीमा जो है सर्वाधिक जो सुदृढ़ होती है, उसके एक बड़े केंद्रीय स्थान के प्रभाव क्षेत्र में आने वाला छोटा केंद्रीय स्थान संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र बड़े के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत होगा। इस प्रकार सभी 6 जो छोटे केंद्रीय स्थान है, यानी आप केंद्र में देखिए, यहाँ हम देखें तो यहाँ हम देखें तो ये छोटा केंद्रीय स्थान है, इसके चारों तरफ जो 6 जो इसके षटकोणीय कॉर्नर्स पे जो है छोटे केंद्रीय स्थान जो होंगे 6, उनके मध्य में इस बड़े केंद्रीय स्थान के प्रभाव क्षेत्र में होंगे। और इसलिए इसकी जो वैल्यू है K का मूल्य 7 होगा। जो श्रेणी होगी 1:7:49 उस रेशियो के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होती हुई हमें दिखती है। इस तरह से इसी चीज़ को हम यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे। इसी में इस डायग्राम में भी उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो पदानुक्रम मार्केटिंग प्रिंसिपल जो है वो 1/3 उसको करता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल किस तरह से केंद्रीय स्थान जो है हाफ जो सर्विस है उसको प्रदान करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है, जो केंद्रीय स्थान है, 6 छोटे जो केंद्रीय स्थान है उनको प्रोवाइड कराता है, प्रशासनिक जो सेवाएं प्रदान करता है सबसे सुदृढ़ और एक तरह से एक आइडियल जो कंडीशन है उसको दिखाता है। अब हम जो क्रिस्टोलर का जो प्रिंसिपल है, अगर हम उसकी आलोचनाओं की बात करें तो ये जो सिद्धांत है ज़्यादा सैद्धांतिक है, सूक्ष्म और आदर्श किस्म का है। वास्तविक दशाओं में इस तरह की जो हेक्सागोनल जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरह का जो हेक्सागोनल जो पैटर्न है वो देखने को ही नहीं मिलता। या प्रशासनिक स्वरूप की बात करें तो अगर हम भारत की बात करें तो चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तो वहाँ पर इस तरह का जो षटकोणीय जो पदानुक्रम है वो हमें व्यवहारिक धरातल पर देख सकने को नहीं मिलता है। यह आवश्यक नहीं कि नगरों का विकास वृत्ताकार रूप में होता है, जैसे कि समुद्र किनारे पर नगरों का जो विकास है वो वृत्ताकार नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने विकास को वृत्ताकार किया, फिर सेवाओं के संदर्भ में इन्होंने षटकोणीय जो प्रकारात्मक उसको स्पष्ट करने के लिए किया। क्रिस्टोलर का सिद्धांत जो है आनुभविक प्रमाणों पर उतना आधारित नहीं है जितना कि इन्होंने निगमनों या मान्यताओं को ज़्यादा महत्व दिया।
और केंद्रीय स्थानों की पद्धति न तो निश्चित होती है न स्थायी होती है, क्योंकि कोई भी केंद्रीय स्थान जो होता है उसका जो विकास जो होता है कई ऐतिहासिक पहलुओं और तात्कालिक समय में परिवर्तनशील जो परिस्थितियां हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की जो स्थितियां हैं, उसमें इन केंद्रीय स्थानों की जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन या विकास या अवपतन की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और अमलैंड का जो विकास संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है, सेवाएं वृत्ताकार रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि जब अमलैंड के ऊपर भी हमने एक वीडियो शेयर किया था। अमलैंड क्या होता है, जहाँ पर नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, जो फंक्शंस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, उनको हम अमलैंड कहते हैं। जनसंख्या के आधार पर पदानुक्रम का पूर्वा से राजधानी तक विकास होता है, ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो व्यवहारिक नहीं है। केंद्रीयता को निर्धारित करने के लिए कोई पर्याप्त मापदंड नहीं है, क्योंकि जब केंद्रीयता को निर्धारित करते हैं, आपसे कोई पूछता है केंद्रीयता के निर्धारण के क्या आधार हैं, तो केंद्रीयता किसी भी क्षेत्र की जितनी ज़्यादा वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जितनी ज़्यादा महत्व की सर्विसेज वो प्रोवाइड कराता है, जितना ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र उसके अंतर्गत होता है, वो उतनी ही ज़्यादा उसकी नोडलिटी होती है, केंद्रीयता की स्थिति होती है, और पदानुक्रम के अंदर वो जो केंद्र होगा वो उच्च स्थिति रखता है। तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड जो मापदंड है वो हमें क्रिस्टोलर के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया। लोस ने इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना की 1948 में। उन्होंने कहा कि षटकोणीय जो है आकार नहीं होता, ना होकर उन्होंने ट्रायंगुलेशन या त्रिभुजाकार आकार की जो बात उन्होंने की, और लोस के अनुसार एक सेवा केंद्र 18 केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है, न कि 6 सेवा केंद्रों की। इस तरह से क्रिस्टोलर ने इसकी आलोचनाएं की। अगर महत्व की हम बात करें क्रिस्टोलर के सिद्धांत के संदर्भ में, तो ये जो सिद्धांत तात्कालिक परिस्थितियों में दिया गया, तो तब उन केंद्रीय स्थलों की स्थिति या तंत्र से संबंधित है, जो एक आदर्श या कल्पित, क्योंकि अजम्पशंस पे बेस्ड है, तो जिन आर्थिक कारकों की बात कर रहे हैं, जिन सिद्धांतों को इन्होंने अपनाया, तो अगर उस तरह की जो अजम्पशन जो इन्होंने रखे, उस तरह की आदर्श दशाएं जब मिलती हैं, तो ये जो सिद्धांत जो है उन जो पदानुक्रमित जो स्थितियां हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को, उसको एक्सप्लेन कर पाता है। और बाजार सिद्धांत जो है उसका केंद्रीय स्थल सर्वाधिक आदर्श दशाओं से लागू होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस के दृष्टिकोण केंद्रीय स्थलों का पदानुक्रम जो वर्ग विभाजन किया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और आने वाले समय के अंदर जो क्रिस्टोलर ने जो पहल की, चाहे वो हम जब आपको ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो कॉन्सेप्ट की, उसमें भी वॉर्डविले के द्वारा एक पदानुक्रम जो स्थितियाँ रखी, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, चाहे वो ग्रोथ पॉइंट हो, या ग्रोथ सेंटर हो, या ग्रोथ पोल हो, तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में भी जो क्रिस्टोलर का जो ये पदानुक्रमिक जो सिद्धांत जिन्होंने जो केंद्रीय स्थल सेवाओं के संदर्भ में दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। और नियोजन और समन्वित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए ये जिस भी केंद्रीय जो इकाई है या केंद्रीय जो बस्ती है, और उनके जो प्रभाव क्षेत्र है, उसको किस तरह से उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर उन सेवाओं को पहुंचाया जा सके, उन स्थितियों को आदर्श स्थितियों में लाया जा सके, तो नियोजन के दृष्टिकोण से जो है क्रिस्टोलर का जो ये सिद्धांत है आज वर्तमान के अंदर भी बहुत प्रासंगिक है। धन्यवाद।